बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एक अहम मौजू पे बात करेंगे और वो मौजू है तालीम के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जितने भी स्कूल्स हैं, जितने तालीमी इदारे हैं वो बंद हो चुके हैं और वो तालीम दे रहे हैं एक मुख्तलिफ तरीके से, लाइक ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला जारी है, जिससे माँ बाप का कहना ये है कि हमारे बच्चे उस तरह तालीम हासिल नहीं कर पा रहे और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कोई इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं इस ऑनलाइन एजुकेशन के निज़ाम से। जो स्कूल मालिकान हैं वो भी कोई इतने ज़्यादा मतलब सेटिस्फाइड नहीं है। उन्हें लगता है कि सिलेबस जो है वो उस तरह हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है, मगर इसके अलावा हमारे पास अभी कोई हल नहीं। हुकूमती सतह पे ये सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और ये तरीक़ाकार जो है वो वज़ा किए जाते हैं कि हमें क्या करना है और किस तरह बच्चों की तालीम को जारी रखना है। ये जितनी भी कोशिशें हुई, एक बात तो हकीकत है कि बच्चों की तालीम का हर्ज हुआ है और ये हर्ज ऐसा हुआ है कि आइंदा कई साल ये जो नुकसान है ये हमें याद दिलाता रहेगा कि वाकई एक साल 1.5 साल ऐसा गुजरा है कि जब तालीम का नुकसान हुआ है। खैर, अभी 10 जनवरी तक जितने भी तालीमी इदारे थे उन्हें बंद रहना था और अभी हाल ही में पाकिस्तान के जो वफाकी वज़ीर तालीम हैं उन्होंने बैनुल सूबाई जितने वज़रा हैं उनके साथ एक मीटिंग की है और उस मीटिंग में, उस कॉन्फ्रेंस में क्या तय पाया है, स्कूल्स कब से खुल रहे हैं और मरहलावार स्कूल्स अगर तालीमी इदारे खुल रहे हैं तो पहले मरहले में कौन कौन से क्लासेस के जो तलबा तालिबात हैं वो स्कूल्स या कॉलेजेस में जाएंगे। ज़रा इस हवाले से आज इन्फॉर्मेशन हम हासिल करते हैं और फिर ये भी देखते हैं कि आखिर इस दौर में क्या कोई बेहतर फैसला भी हो सकता है या यही बेहतर फैसला है जो हुकूमत ने किया है। इस तरह के कुछ मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करेंगे अपने मेहमान के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में एक यंग एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, जनाब दानिश जमा साहब। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम भाई कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। कैसे हैं अल्लाह आप? का करम, अल्लाह का एहसान। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, क्या जो अभी शफकत महमूद साहब ने अभी हालिया ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है और जिसमें ये कहा गया कि मरहलावार तालीमी इदारे खोले जाएंगे, ये किस तरतीब से तालीमी इदारे खोलने की बात की गई है और ज़रा इस बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास शेयर कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई, इन्होंने इसको मरहलावार खोला है। कल की जो मीटिंग हुई थी बैनुल सूबाई लेवल पर, इसमें शफकत महमूद साहब ने इसको चेयर किया था और तमाम वजारत से मुशावरत के बाद इन्होंने इसको ये डिसाइड किया कि ये पहले फेज़ में यानी 18 जनवरी को 9 से लेके 12 क्लास तक, ठीक है, इंटरमीडिएट पहले फेज में ये 4 क्लासें खोलेंगे। उसके बाद 25 जनवरी से ये पहली जमात से लेके 8वीं जमात तक के बच्चों को स्कूल में आने की इजाज़त दे रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद 1 फरवरी से ये तमाम यूनिवर्सिटी लेवल्स की क्लासेस के लिए इन्होंने इजाज़त दी है। ये 3 फेज में इन्होंने तालीमी इदारों को खोला है। अच्छा, तो ये फाइनल है या अभी जो हालात की मुनासबत से इसको बदला भी जा सकता है इन सारी तारीखों को? फ़हीम भाई, इनका कहना यह है कि ये 14 और 15 जनवरी को वजारत सेहत से मुशावरत के बाद, तमाम सूरत हाल को देखने के बाद इसके ऊपर हतमी फ़ैसला करेंगे। ये फ़ैसला इनका हतमी नहीं है, ये फाइनल नहीं है। इन्होंने 3 फेसेस बता दिए हैं, लेकिन ये 15 तारीख तक का इन्होंने एक ऑप्शन रखा है कि ये उसमें डिसीजन और तमाम तर हालात को देखने के बाद कोई फैसला करेंगे कि अब आप 18 तारीख से इदारे खोल सकते हैं। मगर वो उससे पहले मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बच्चे तो स्कूल जा चुके होंगे। नहीं, इन्होंने 11 तारीख से ये कहा है कि 11 तारीख से
आप होम बेस्ड लर्निंग स्टार्ट करिए तमाम इदारों को। अच्छा, 11 ऑनलाइन तारीख से एजुकेशन। जी, ओके। 18 जनवरी को 9वीं से लेके 12वीं जमात तक के बच्चे अपने तालीमी इदारों में जाना शुरू करेंगे, और इसी तरीके से 25 ये 14 और 15 जनवरी को इसको रिव्यू करेंगे, इस डिसीजन को अपने रिव्यू करेंगे कि हम इस पोजीशन पे हैं कि इस फैसले को चलाएं या इसमें कोई चेंजेस लेके आए। ठीक है, तो इसमें जितने भी शोबा तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, जिसमें स्कूल मालिकान हैं या जितने भी माहिर तालीम हैं, उनका क्या रिएक्शन आया है इस पूरी मतलब स्टेटमेंट के बाद? फ़हीम भाई, रिएक्शन तो अफसुर्दा है, अफसोसनाक है कि समझने की बात यह है कि इन्होंने 24 नवंबर को होम बेस्ड लर्निंग इन्होंने शुरू करवाई तमाम तर तालीमी इदारों में, और ये उसको 1 महीने के पीरियड पर यानी 25 दिसंबर तक इन्होंने कहा कि आप होम बेस्ड लर्निंग करें। 25 दिसंबर के बाद 15 दिन के लिए इन्होंने कहा कि आप विंटर वेकेशन की तरफ 10 चले जनवरी जाइए। तक सही ठीक है ना, टोटल अगर इसको देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 45 डेज आपके बनते हैं। 45 डेज इन्होंने बच्चों को बिल्कुल घर पे बिठाया, 30 डेज होम बेस्ड लर्निंग पे रखा, 15 दिन इन्होंने वेकेशन पे रखा। समझने की बात यह है कि इनको एक बात शुरू से तमाम तालीमी इदारे बता रहे हैं कि हमारा बच्चा जो हमें कंप्लेन करता है, हमारा पेरेंट्स जो हमें कंप्लेन करता है, उनके पास सहूलत नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटीज उस तरीके से नहीं है कि उन्हें ऑनलाइन तालीम दी जा सके। उनके पास घर में बच्चों के पास कंप्यूटर्स का लैक है, बच्चों के पास लैपटॉप का लैक है, बच्चों के पास मोबाइल फोन स्मार्टफोन का लैक है। बहुत से पेरेंट्स को उसको यूज करना नहीं आता, वो बच्चों को इस तरीके से तालीम नहीं दे पा रहे। यानी इन्हें सबसे पहले कोई भी डिसीजन देने से पहले इन्हें चाहिए था कि ये पहले उसको देखें कि ये फैसला हमारा कारामद साबित होगा नहीं होगा, लेकिन ये फेल हुआ। मगर इसके अलावा कोई और हल भी तो नहीं था हमारे पास? हल है कि इसका तरीका यह है कि आपने जो 2 महीना एसओपीज के ऊपर स्कूलों को खोला, तमाम तालीमी इदारों को खोला, उसमें आपने ये देखा कि स्कूल वाले, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटीज वाले फेज वाइज बच्चों को बुलाकर बाआसानी तालीम दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो 6 महीने का नुकसान कर चुके हैं। घर पे बिल्कुल बिठा दिया था, 6 महीने कोई तालीम नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उनके पास तैयारी ही नहीं थी। अब 2 महीना उन्होंने जो इनको तालीमी इदारों को खोल के एसओपीज को फॉलो करवा के जो तालीम दी है, उस पे इन्हें इसी चीज को आगे बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि ये कारामद साबित हुआ। ये पेरेंट्स के लिए भी इजी था, बच्चों के लिए भी इजी था, टीचर के लिए इजी था कि वो बच्चे को पढ़ा पा रहा है। जब इन्होंने सितंबर में इदारे खोले, तब उस वक्त टीचर अपने प्रीवियस 6 मंथ के जो सिलेबस को, जो उसने होम बेस्ड लर्निंग पे कराने की कोशिश की, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, उसने उसको रिवीजन करवाया। अभी तो रिवीजन शुरू हुआ था, ये 2 महीने में सिर्फ रिवीजन हुआ है 6 मंथ्स का। इन्होंने दोबारा 24 नवंबर को तालीमी इदारे बंद कर दिए, ये कहकर के अब हमारे केसेस बढ़ रहे हैं। केसेस तो आपके वैसे ही चलते आ रहे हैं। अच्छा, नहीं, वो ओवरऑल जो है वो कुछ, हाँ देखें, हम आंखें बंद भी नहीं कर सकते कोरोना वायरस की वजह से भी, ये भी एक हकीकत है, और दुनिया भर में इसकी वजह से मुख्तलिफ शोबों में नुकसान उठाया जा रहा है, आज भी नुकसान हो रहा है इसका। तो तालीम के शोबे में भी एक बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। यहाँ पे केसेस बढ़ रहे थे, और जितने भी तालीमी इदारे हैं उनमें से भी कुछ ऐसे तालीमी इदारों से भी ऐसे कुछ केसेस आए कि जिसकी वजह से, जिनको देखते हुए ये फैसला करने पे मजबूर हुए कि हमें कुछ और अब हिकमत अमली अपनानी होगी। इस तरह जो है वो खतरा है लोगों को भी। तो वो जो हुकूमत को लगा, जो जितने भी इक़्तिदार में जो लोग हैं, जो फैसले ले रहे हैं इस हवाले से, उन्होंने जो महसूस किया उस तरह उन्होंने फैसला किया। तो आप इस हवाले से श्योर हैं कि मतलब कोविड में किसी किस्म का कोई मतलब ये कोरोना वायरस को फैलाने में स्कूल्स का या तालीमी इदारों का कोई हाथ नहीं हो सकता अगर स्कूल खोल दिए जाए तो? देखें फ़हीम भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कुछ इदारों की बात की जाए, कुछ इदारों के हिसाब से, तो फिर इन्हें स्मार्ट ऑप्शन पे जाना चाहिए था। अच्छा, यानी बनिस्बत पूरे मुल्क के तालीमी इदारों को यकमुश बंद कर देने के बजाय इन्हें यह करना चाहिए था कि जिस तालीमी इदारे से कंप्लेन आई है, उस तालीमी इदारे को ये फॉर द टाइम बीइंग, टेम्पररी बेस पे, परमानेंट भी नहीं, 15 डेज, उसको 15 डेज के लिए आप बंद कर देते। 15 डेज बाद आप उस तालीमी इदारों को, बनिस्बत आप पूरे मुल्क के तालीमी इदारों को यकमुश बंद कर दें। ये गलत तरीका था।
इसी तरीके से पुलिस इन्वॉल्व होती है इसमें? जी, पुलिस इन्वॉल्व होती है? डायरेक्टरेट अच्छा। जो है, जो डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध के ज़ेरे निगरानी तमाम स्कूल्स चल रहे होते हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, तो ये उनका काम था कि वो अपने सर्वे के मुताबिक उन्होंने सर्वे किए। और अभी हालिया स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग में जो डायरेक्टरेट ने अपना रिजल्ट दिया है, वो तालीमी इदारों में एसओपीज के ऊपर काफी सेटिस्फाइड है, और बहुत कम तालीमी इदारों में ये रेशो था जिनमें केसेस आए और उन तालीमी इदारों को उन्होंने टेम्पररी बेस के लिए बंद भी किया। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब है कि चंद एक लोगों की लापरवाही की वजह से सबको क्यों सजा दी जा रही है, सारे ही स्कूल्स क्यों बंद कर दिए? ठीक है, हम इस हवाले आप दोस्तों की राय भी शामिल करना चाहेंगे कि आप टेलीफोन लाइन पर हमें बताइएगा कि आप क्या समझते हैं तालीम के हवाले से, किस तरह हमें हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब दानिश जमा साहब, जो कि माहिर तालीम है। और दानिश साहब से ये बात हो रही है कि किस तरह इस तालीम के जो मसले को हैंडल करना चाहिए इस कोविड की सिचुएशन में। अच्छा, आपने कहा कि जो प्राइवेट स्कूल्स जितने भी स्कूल मालिकान हैं वो और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये भी हुकूमत के इस फैसले को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। तो आपने ये नाखुश हैं और आपने ये भी कहा कि इससे बेहतर तरीकाकार भी हो सकता है। कैसे हो सकता है और क्या तरीकाकार हो सकता है, जरा इस हवाले से बताइए। प्राइवेट स्कूल्स के बारे में तो हम एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि चले ठीक है, वो एसओपीज को फॉलो कर लेंगे। जो सरकारी स्कूल हैं, क्या आपको लगता है कि वहां भी एसओपीज को फॉलो किया जा सकता है? और तकरीबन कोई 5 करोड़ बच्चे अगर स्कूलों में पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, तो जिसमें से आधे प्राइवेट स्कूल्स में और आधे जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो एक मजमूई तौर पे चीजों को देखें जरा, तो कितना एक मुश्किल नहीं आपको महसूस होता? क्या हल है इसका आपके पास? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई, चीज़ों को एक ही नज़रिए से अगर ये देखें, यानी जिस तरीके से ये प्रेशराइज प्राइवेट स्कूल्स को और चेक इन बैलेंस प्राइवेट स्कूल्स को कर रहे थे, और उसके इस चीज़ के बावजूद कि प्राइवेट स्कूल्स अपनी एसओपीज को प्रॉपर फॉलो अप कर रहा है, वैसा ही चेक इन बैलेंस अगर ये गवर्नमेंट इदारों में भी करें तो ही बात है कि ये एक जैसा मामला चल सकता है। और मैं आपको एक बात और वाजे करूं कि ये कुछ चंद ही तादाद रह गई है बच्चों की जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रही है। हत्ता कि अब वो वालिदैन भी जो फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे मुल्क में ऐसे तालीमी इदारे ज्यादा तादाद में मौजूद हैं जो कमतर फीसों में प्राइवेट स्कूल्स तालीम दे रहा है, जिनकी फीसें 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक भी हैं। यानी अब तक ऐसे तालीमी इदारे मौजूद हैं जो 500 रुपए फीस में भी पढ़ा रहा है। हाँ, सही है। हम जब प्राइवेट स्कूल का जब जहन में आए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़े बड़े और महंगे 5 स्टार स्कूल्स हैं, उनका जिक्र नहीं कर रहे होते। वाकई मोहल्लों में, आबादियों में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो 500 रुपए फीस से 1000 रुपए फीस, 1500 रुपए फीस और 2000 रुपए माहाना फीस के ऊपर भी प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप कंटिन्यू कीजिएगा। कॉलर हमारे साथ इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम फहीम भाई, कैसे हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। याहिया भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं अपने आपके मेहमान को सलाम करना चाहूंगा। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और मैं समझता हूँ कि तालीम हमारे यहाँ एक मजाक बन के रह गई, माजरत के साथ। ना तो इनका ये हो सका कि यूनिफाइड स्कूल ऑफ टीचिंग हो गया कि भाई एक दोहरा मेयार खत्म करके एक ही सिलेबस लाए और पता नहीं उस पर काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सही। अब मैं मौजूद आपका जो है ना उसके वजह बात करूंगा। देखिए, बात ही कि दुनिया भर के अंदर जो है ना तालीम अगर ऑनलाइन अगर आप पढ़ा रहे तो उनके पास उसकी फैसिलिटीज है, उनके पास नेटवर्क है, उनके पास सहूलतें हैं, उनके पास ट्रेनिंग हो चुकी है। बिल्कुल सही है। अब हमारे बच्चे तो वैसे ही नहीं तालीम हासिल कर रहे थे, अब वो ऑनलाइन में जो है ना तीतर बटेर हो गए। देखिए, हाई फाई स्कूल कितने हैं, चंद है ना जिनके पास नेटवर्क है। अब बेचारे जो आम स्कूल हैं, बकौल आप जो अभी बात हो रही थी,
वो भी तो पूरा किरदार अदा कर रहे हैं ना। 500, मेरे नॉर्थ कराची आप आके देखें, 500 रुपए वाले स्कूल हैं जो बीच में कुछ बच्चे फीस देते हैं और कुछ नहीं देते। वो एक बहुत बड़ा जरिया है इन तालीम देने वालों का। अब अगर वो बच्चे वहां तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे तो वो किस तहत पर पहुंचेंगे? वैसे ही हमारे यहाँ मेरिट का सिस्टम नहीं हो तो ना अहल बच्चे उसको पास करके निकाल दिए जाएंगे, तो कहाँ हमारा मास्टर निकलेगा? लेकिन मेरा तो देखिए, मैं तो कहता हूँ आप एक कोरोना अपनी जगह, आप अपनी जगह सब कुछ करें। 300 आदमी की आप गैदरिंग कर रहे हैं, 400 आदमी शादी हाल में बैठ रहे हैं, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, तो भाई तालीम को क्या प्रॉब्लम होगी थोड़ी देर? और मैं आपको लिटरली बताऊं, मेरी अपनी रिसर्च है, आप खुद भी जाके देख लीजिएगा, बच्चों के अंदर कोरोना का रेशो बहुत कम होता है दुनिया भर के अंदर। ये आप ये सर्टिफाइड बात कर रहा हूं मैं आपसे। अब आप उसको अगर आपको फॉलो कराना है तो आप क्लासेस को ऐसे अरेंज कर दें, अल्टरनेट डेज में जब पैसे हो रहा था। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं बताऊं, देखिए हम दोनों तरफ से बात करें, बच्चे अगर नहीं पढ़ पा रहे तो प्राइवेट स्कूल वाले जो अपने छोटे स्कूल हैं वो अपना खर्चा कहां से पूरा करेंगे? सही है, क्योंकि बच्चे फीसें नहीं दे रहे। मेरा हुकूमत से दरखास्त ये है, सिर्फ आप ऐसा करें कि आप ऑल्टर डेज में बच्चों को बुलाएं और तालीम फौरन शुरू करवाएं, छुट्टियां खत्म कर दें, गर्मी की छुट्टियां भी खत्म कर दें, ताकि ये मसला हल हो, वरना हमारा जो है ना हमारा मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया याया भाई, आपने अपना इनपुट जो है वो दिया है आज के इस टॉपिक के हवाले से। क्या स्कूल्स बंद भी हुए हैं? फ़हीम भाई, सबसे पहले तो जो आपके कॉलर थे उनको मैं सलाम पेश करूंगा, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में तमाम तर सूरत हाल बताई। और एक हकीकत मैं आज तमाम आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सबको आपको बताऊं कि इस पेंडेमिक के अंदर सबसे बड़ा नुकसान प्राइवेट तालीमी इदारों को हुआ है, और उन इदारों को जो कम फीस में लेके जो मुल्क की खिदमत कर रहे थे, तालीमी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। तकरीबन 450 से 500 तालीमी इदारे ख़त्म हो गए, जिनकी तरफ गवर्नमेंट का बंद, क्लोज, टोटली फिनिश, जिनकी तरफ गवर्नमेंट का कोई तवज्जो नहीं, जिनके बारे में उन्हें मेरे ख्याल में अब तक मालूम भी नहीं, क्योंकि जब इदारे बंद किए जा रहे थे मुसलसल इन्हें ये बात समझाई जा रही थी कि ऐसे इदारे मौजूद हैं जो कम फीसों में बच्चों को तालीम दे रहे हैं, वो ज़रूरत है आपके मुल्क की, क्योंकि आपके मुल्क में तालीमी रेशो वैसे ही कम है। गवर्नमेंट इदारों में फैसिलिटीज़ नहीं है, टीचर्स नहीं होते हैं, पढ़ाने के लिए किताबें नहीं होती, जगहें नहीं होती हैं बैठने की। ये प्राइवेट सेक्टर ही है जो तालीम दे रहा है आपके मुल्क में। लेकिन कोई ऐसा पैकेज स्कूल के लिए लॉकडाउन के पीरियड पहले महीने से ना अनाउंस किया गया, ना अब तक उसमें कोई हतमी फैसला हुआ है। और इन्हें चाहिए पहली फुर्सत में उन इदारों के बारे में मालूमात लें, उन स्कूलों की मालूमात लें, उन्हें नए सिरे से दोबारा कोई अच्छी जगह पे तालीमी इदारे खोल के दें, क्योंकि वो आपकी मुल्क की खिदमत कर रहे थे। और अब भी बहुत से इदारे ख़त्म होने के बॉर्डर पे मौजूद हैं। सही है, मुझे तो एकदम से परेशानी हो गई ये सुन के कि उन बच्चों को क्या बनेगा। वो जो बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे थे उन्हें कौन दाखिला देगा अभी? और वो मतलब अचानक से वो क्या करेंगे? बच्चों के तो साल ज़ाया हो जाएंगे बहुत सारे। इस पर बात करते हैं, कॉलर और हमारे साथ हैं, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं शाहीन इस्लामाबाद से। शाहीन साहिबा इस्लामाबाद से। एक लम्हे के लिए जरा मैं अपनी टीम से बात करना चाहता हूँ। भाई हमें आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी यहाँ पे। मैं ठीक है, मेरे कान में थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, देखिए सेट करें ना जी। शाहीन साहिबा, कहाँ से कॉल किया आपने? ये इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से, क्या कहेंगे? ये बच्ची है, वो डिप्रेशन का वो हो गई है, अकेली बच्ची है, पाक तुर्क में पढ़ती है और परेशान है। वो कभी लाइट चली जाती है ऑनलाइन क्लासों में, और बहुत हम लोग परेशान है तालीम के बारे में। बच्चे जो है बहुत परेशान रह रहे हैं, क्या करें, ज़हनी तौर पे भी हो गए हैं और जिस्मानी तौर पे भी बेटा। अच्छा, ये स्कूल्स ना जाने की वजह से? हाँ जी बेटा। तो आप क्या चाहती हैं? स्कूल्स खुल जाने चाहिए? खुल जाए जी, खोले स्कूल, तो बहुत जरूरी है, बच्चों की तालीम जाया हो रही है। ठीक है। और आपके बच्चे जो हैं वो मतलब किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं? 6th क्लास के हैं, पाक तुर्क के। अच्छा, ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आयशा नूर बेटी का नाम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। पब्लिक तो कुछ और जा रही है, जो फैसले आ रहे हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप लोग भी अपनी राय जो है प्रोग्राम में जरूर दीजिएगा। बच्चे कहाँ जाएंगे जो स्कूल्स बंद हो गए हैं? उनका क्या बनेगा? मैं तो बार बार यही सोच रहा हूँ कि वो माँ बाप क्या करेंगे। उनके पास तो पहले ही फीसें देने के पैसे नहीं है, वो अभी एडमिशन फीसेस कहाँ से देंगे? और सरकारी स्कूल्स की ही ऑप्शन रह जाएगी, वो तो उनकी तालीम बाकी मुतासिर होगी हमेशा होने के बराबर।
फ़हीम भाई, सूरत हाल ये है कि जो मैंने आपको फिगर बताया, बिल्कुल एक्यूरेट फिगर है, ये बढ़ भी जाएगा। 450 से ज्यादा स्कूल। बिल्कुल, ये अब भी सीरियस नहीं, ये फिगर आगे भी मजीद बढ़ जाएगा। इन्हें चाहिए कि ये पहली फुर्सत में जो तालीमी इदारे बंद हो गए, क्योंकि ये वही थे जो इस मुल्क की बुनियाद थी, इस तालीमी इदारों ने यहाँ के मुस्तकबिल को खूब चार चांद लगाया है, और ये वही तालीमी इदारे जो कम पैसों में प्राइवेट सेक्टर है जो पढ़ा रहा था। इन्हें चाहिए उसका रिकॉर्ड निकालें, डाटा निकालें, उनको दोबारा नए सिरे से खड़े करने में उनकी मदद करें। और इसी तरीके से अगर ये मजीद डिले करते हैं, जैसे इन्होंने 18 जनवरी का कहा कि 9 to 12 क्लास को ये पहले खोलेंगे, फिर आगे जाके 25 और इसमें भी 14-15 को सोचेंगे, इन्हें पहली फुर्सत में मैं कहता हूँ आज ही अनाउंस करना चाहिए कि कल सुबह से तमाम तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं, लेकिन इदारों को बाउंड करें कि वो SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाते हुए बच्चों को तालीम दें। इतना ज्यादा नुकसान हो गया है कि आप मजीद इसमें एक दिन का हर्ज भी नहीं कर सकते। इन्होंने पहले कहा कि 11 जनवरी से तमाम इदारों को खोला जाएगा, उसमें ये फैसले को रिव्यू करेंगे, जो अभी हालिया मीटिंग में इन्होंने रिव्यू कर लिया, लेकिन इन्हें 11 तारीख से भी खोल देना चाहिए था। अभी भी मजीद ये इसको 18 दिन, यानी आप ये समझे पूरा जनवरी का महीना इसी सिलसिले में दोबारा खत्म हो जाएगा कि तालीमी इदारे खोलने हैं या नहीं खोलने, कौन सी क्लास को पहले बुलाना है, कौन सी क्लास को बाद में बुलाना है। नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने ऑलरेडी बहुत नुकसान कर दिया, अब आप एक दिन के नुकसान के करीब भी नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक और कॉलर हमारे साथ है, इनकी भी जल्दी से राय शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? जी, करीबुल्लाह मुश्तबा लाहौर से बात कर रहा हूँ सर। जनाब, आपकी क्या राय है, स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए? जी सर, मेरा अपना एक स्कूल है छोटा सा, इकरा रोहतुल अतफाल के नाम से, ठीक है, लाहौर के अंदर। सर हमारी 300 से 400 रुपए फीस होती है और 500 के करीब। ठीक है। तो इतनी दिक्कत हो चुकी है कि इस टाइम तकरीबन 5 से 6 लाख के करीब इदारा मकरूज हो चुका है सर। ओके, और कितने बच्चे पढ़ते हैं टोटल आपके पास? सर 300 प्लस पढ़ते हैं और इस टाइम तकरीबन 100 बच्चा आ रहा है स्कूल में। ठीक है, और किस इलाके में है स्कूल आपका? लाहौर फतेहगढ़ से। फतेहगढ़ में, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं कि अभी ये जो हुकूमत ने फैसला किया है, हुकूमत मतलब वफाकी वजीर तालीम की जानिब से जो फैसला आया है, वो बिल्कुल सही है? वेट करना चाहिए 31 जनवरी तक? वेट कैसे करना चाहिए? अब आपके सामने है कि अगर जनवरी का महीना भी ये चला जाता है तो ऊपर फरवरी और मार्च का महीना पढ़ने देंगे, अप्रैल में फिर गर्मी आ जानी है, फिर कहेंगे गर्मियों की छुट्टियां, फिर 4 महीने 5 महीने गर्मियों की छुट्टियों में चले जाने हैं। ठीक है, तो बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है? सर बहुत ज्यादा हर्ज हो रहा है। तकरीबन अक्सर लोगों ने सर बच्चों स्कूलों से हटा के काम में लगा दिए गए हैं। ठीक है, वर्कशॉप काम कर रहे हैं, कोई नई की कौन पत्नी, कहीं कहीं बच्चों को ना उन्होंने हटा के कामों पे डाल दिया। ठीक है, ठीक है। कारी गुलाम मुस्तफा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। हम वक्फे के बाद भी आप दोस्तों की कॉल्स हम शामिल करते हैं इसी हवाले से। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दानिश जमा साहब, और जिनसे हम बात कर रहे हैं तालीमी इदारों के खुलने के हवाले से। वक्फे से पहले दानिश साहब, अभी एक कॉलर जो थे उन्होंने ये कहा कि स्कूल्स फौरन खुलने चाहिए। ठीक है, हमने 3-4 कॉल्स ली, हमने सब ने यही कहा है कि स्कूल्स खोलने चाहिए। इसका अभी और भी हम कॉल्स लेंगे, मगर आप ये देखेंगे जब स्कूल्स खुले थे तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी थे जो कहते थे कि नहीं, हम अपने बच्चों को स्कूल्स नहीं भेजेंगे क्योंकि इट्स नॉट सेफ। इसके बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई, वो तो भेज ही नहीं रहे थे और उनकी तादाद बहुत कम थी, लेकिन वो पेरेंट जो स्कूल भेज रहे थे वो 80% से ज़्यादा हैं, उनकी तादाद 80% से ज़्यादा है। और अभी भी तकलीफ उन्हीं पेरेंट्स को है, दर्द उन्हीं पेरेंट्स को है, और इस चीज़ का एहसास भी उन्हीं पेरेंट्स को जो 80% से ज़्यादा जिन्होंने स्कूल बच्चों को भेजा था, जो इस चीज़ को प्रैक्टिकली देख लिया, जिन्होंने कि हाँ हमारे बच्चे महफूज हैं इस माहौल में, अच्छी तालीम ले रहे हैं, और स्कूल जाने से इनके जो असर है वो ज़्यादा अच्छा पड़ता है चीज़ों के ऊपर, बच्चों के जो रुझान है तालीम की तरफ वो ज़्यादा बढ़ता है। घर बैठ के कोई नहीं पढ़ सकता। हाँ सही है, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने भी उनका कहना भी यही है कि हमें इस कोविड के साथ जिंदगी गुजारनी है। ठीक है, अभी अगर तो वेट करेंगे ये खत्म होगा तो हम अपने सारे काम जो है वो शुरू करेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और जितने ये दूसरे ममालिक जिस तरह अभी
यूके में बड़ा एक सख्त लॉकडाउन जो है वो नाफिज कर दिया गया और फरवरी के मिड तक स्कूल्स बंद कर दिए हैं उन्होंने। तो वो भी जो भी कर रहे हैं वहाँ पे अवाम खुश नहीं है उनके इस फैसलों से भी, और आइंदा उन्हें भी इसके साथ साथ ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। सारे मामलात जिंदगी जो है ना वो शुरू करने पड़ेंगे, अपने सारे शोबों को ओपन करके दोबारा से। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? थैंक यू। अच्छा, कॉल करने के लिए हमारा नंबर जो है वो यहाँ पे आपको अभी नीली पट्टी में नजर आएगा, उस पर रब्ता करके आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए कि तालीम के शोबे के हवाले से आप क्या ख्यालात रखते हैं, और जो हुकूमत इस वक्त जो है जो फैसले कर रही है तालीम के शोबे के हवाले से क्या वो ठीक है, और कि आप कुछ और मुख्तलिफ राय रखते हैं। बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उनकी तालीम का हर्ज हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी है, इस हवाले से हम आपसे बात करते हैं। अच्छा, अभी जो अभी बात हो रही थी हमारी, जो फैसला आया है, जो बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के साथ जो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की है, इसका मतलब तो ये है कि बस ये एक पूरा महीना और गुजारना चाह रहे हैं, ठीक है, और कुछ जगहों पे स्कूल मालिकान जो हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं। तो अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या होगा, जरा इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। कॉलर आ गए, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? फहीम भाई शेखावत बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। क्या हाल है? बड़े दिनों बाद मैंने कॉल मिलाई है। अरे सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी कॉल के इंतजार रहते हैं हमें। आप हमें लिफ्ट नहीं करवा रहे आजकल, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, नहीं क्यों नहीं लिफ्ट करा रहे हैं? और ठीक ठाक हो? खैर किए से? ठीक है, सब खैर किए थे? अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छा है, सब अच्छा है। मुझे बताइए कि क्या कहते हैं आप ये तालीमी इदारों के हवाले से? देखो, मतलब पूरी दुनिया में मतलब लॉकडाउन है पूरी दुनिया में, तो कई बच्चे मतलब बीमार ना हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। हमारे कहने से तो कुछ भी नहीं होगा ना, कुछ हो सकता है ना। और फिर पूरी दुनिया मतलब ये अफरा तफरी में शिकार है कोरोना की वजह से, ठीक है ना। तो मैं सोच समझ के स्कूल खोलना चाहिए तालीम इदारे। लेकिन वो क्या बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे, सुनो मेरी बात, बच्चे तो मतलब उनको पता नहीं मास्क कैसे पहनना है, क्या नहीं करना, वो खेलते रहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब दुनिया पागल तो नहीं है ना, मतलब लॉकडाउन कर रही है इस टाइम। मेरा ध्यान यही कह रहा है कि जब तक कोरोना कम से कम नीचे आना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान में काफी नीचे है पूरी दुनिया से अलावा। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, लेकिन स्कूल खोले, लेकिन सोच समझ के, फिर भी अल्लाह ताला खैर करे इस मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि अल्लाह पाक खैर करे। तो मेरी यही भी गुजारिश पाकिस्तान से है, हमारे इलाके में गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल है ही नहीं है, तो कम से कम मतलब गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। तो एक और बात, गलियां बना रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट स्कूल नहीं बना रहे हैं। मैं उनको बोला, मैं जाता रहता हूँ ना। ठीक है शेख आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। शेख आबिद साहब ने कहा कि इस कोरोना की वजह से दुनिया में जो है वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सही है, बच्चों को महफूज भी रखना है हमने। आपने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स को आप अगर खोल रहे हैं तो सरकारी स्कूल्स को भी अगर आप खोल रहे हैं तो एक जैसा चेक एंड बैलेंस रखा जाए। मतलब कि आप जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर आपने नज़र रखी हुई है, इसी तरह सरकारी स्कूलों पर भी नज़र रखें। जो एहतियात नहीं करता जो स्कूल, आप उस स्कूल को बंद कर दें आर्जी तौर पे। जैसे ही वो अपने सारे जो SOPs हैं उनको फॉलो करने की यकीन दहानी करवाएं और दोबारा से उन्हें खोल दिया जाए। आप कह रहे हैं इस तरीकाकार से के जरिए जो है स्कूल्स को फौरी तौर पे खोलना चाहिए। एक महीना और इंतजार करवाना ये कोई अच्छा फैसला नहीं है। थैंक यू सो मच दानिश जमान साहब, आप तशरीफ लाए। प्रोग्राम का वक्त, प्रोग्राम के इस हिस्से का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे जब तो हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे जिनसे हम एक और मौजू पे बात कर रहे होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। न्यूज़ कैफे में हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, जहां पे हम एक नहायत अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। और जिस सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं, इसकी वजह से बहुत सारे लोग इस वक्त परेशान भी हैं। वो चाहे कि उनका ताल्लुक किसी कारोबारी सेक्टर से हो या घरेलू परेशानी हो। गैस के हवाले से हम बात करने वाले हैं। गैस की वजह से कौन परेशान नहीं? हमारी बहनें जो हैं इस समय देख रही हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है ना परेशानी तो ये उठाती हैं, क्योंकि आजकल इतनी भी गैस नहीं आ रही होती कि घर में चाय ही बनाई जा सके। कुछ बहुत ही मतलब
कम वक्त ऐसा होता है जब गैस आती है और जल्दी जल्दी में जो है वो घर की कुकिंग वगैरह करनी पड़ती है। आखिर ऐसा क्यों हो गया? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। ये अचानक पाकिस्तान में गैस का बहरान कैसे आ गया और इसके पीछे कौन लोग हैं और ये कब तक हमें इस सारी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा? सबसे पहली बात तो ये जिसकी हम बात करने वाले हैं। दूसरे नंबर पे हमें बात ये करनी है कि अभी एक हाल ही में आपने खबर सुनी होगी कि जितनी भी सनतें हैं जो एक्सपोर्ट नहीं करती हैं, वहां पे 1 महीने के लिए गैस को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। अगर उनको गैस नहीं मिलेगी तो कहीं उनका तो वहां पे नुकसान नहीं होगा? ये भी एक सोचने की बात है। अगर गैस वहां बंद कर दी गई है, अगर वो खसारे में या नुकसान में आ जाते हैं तो किसी भी सनत के साथ बेशुमार लोग जुड़े हुए होते हैं। तो जरा इस हवाले से बात करेंगे और जो एक्सपोर्ट करती हैं इंडस्ट्रीज, उनको गैस दी जा रही है, उनको कितना कितना फायदा होगा, इस फैसले में कितना फायदा है, कितना नुकसान है, इस हवाले से बात करेंगे। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगा, हमारे साथ मौजूद हैं एक यंग एनालिस्ट, हमारे साथ हैं उफ़क़ मुजाहिद बलोच साहिबा। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़हीम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हमारे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत आज इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं, आप एक तजियाकार हैं और आप इन सारे मामलात को ज़रा अलग अंदाज से देखते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमारे साथ स्टूडियो में शिरकत कर चुके हैं। हमारे साथ हैं नदीम मौलवी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है फ़हीम। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा उफ़क़, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुझे ये बताइए कि सिंध भर में गैर बरामदी सनतों को 1 माह के लिए बंद कर दिया गया है, तो ये कैसा फैसला है? ये मतलब ये अच्छा फैसला लिया है इन्होंने? इससे क्या हमें इस मौजूदा गैस के बहरान की सूरत हाल में कुछ फ़ायदा हो सकता है? देखिए, ये जो फैसला लिया गया इसको मैं अच्छा तो नहीं कहूँगी, क्योंकि हमारे जो लोकल बिजनेस है, लोकल इंडस्ट्री है, वो अफेक्ट होगी इससे। हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो कि ज़्यादा यूजुअली भी इतना उनकी कमाई नहीं हो पाती। अच्छा, ये जो फैसला लिया गया है, मेरे नज़दीक जहाँ मेरी नाक़िस अक़ल जाती है कि ये क्राइसिस की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये फैसला लिया गया है, जो कि जिसके लिए पॉलिसीज़ बहुत पहले से बनवा लेनी चाहिए थी या तश्कील दे देनी चाहिए थी। तो मेरे नज़दीक इससे नुकसान, क्योंकि देखें गैस, बिजली या एनर्जी क्राइसिस किसी भी मुल्क के लिए हालत जंग से कम नहीं होता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ठीक है, नदीम भाई, आप क्या ख्यालात रखते हैं इस हवाले से? देखिए, बहुत ही ख़तरनाक फैसला किया। उसकी वजह यह है कि महंगाई बढ़ेगी। देखें, जब लोकल इंडस्ट्री बंद होती है तो जो कंज्यूमर होता है जो पाकिस्तान का, उसको जब सप्लाई नहीं मिलेगी, सप्लाई और डिमांड में जब फ़र्क आएगा तो कीमतें बढ़ेंगी। अब आप देखें, वैसे ही बेरोज़गारी है, परेशानी है, तो ये फैसला तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। देखिए, एक्सपोर्ट की अगर आप बात करें, ठीक है, आप प्रायोरिटी दें, आप एक्सपोर्ट्स के लिए आप ये कर सकते हैं कि जी एक्सपोर्ट के अंदर जो है ना आप कीमतें कम कर दें, ताकि ये है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। पर ये सरासर मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी है कि आप किसी को बोले कि आपको नहीं देंगे, किसी को दें। क्योंकि एक तो बहुत अच्छे इन्होंने फरमाया कि देखिए, जो यूथ है, जो रोज़गार है, जो कारखानों में काम कर रहे हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जो है ना घर बिठा के पैसे नहीं देती है। सही। उफ़क़ साहिबा, देखिए, अभी कुछ अर्सा पहले तक जो बात हो रही थी गैस का, जब हमें गैस के बहरान का जब सामना करना पड़ा, तो ये कहा जा रहा था कि इंडस्ट्री को गैस मिलनी चाहिए। जो घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए आप ठीक है वो तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, हमारा जो कारोबार है वो नहीं रुकना चाहिए। देखिए, हमारा जो माशी तौर पर जिसने सहारा देना है वो तो इस इंडस्ट्री ने देना है। तो जब ये मशवरे जारी थे, इसके ऊपर बात हो रही थी, अब ये जो फैसला लिया गया, इसका मतलब है कि गैस हमारे पास इतनी भी नहीं है कि हम इंडस्ट्री को भी पूरा कर सकें, है ना? तो अब ऐसी सूरत हाल में तो मेरा ख्याल है कि एक्सपोर्ट नहीं रुकनी चाहिए, जिससे हमारी मईशत को एक सहारा मिल सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये फैसला ठीक है। देखिए, जहाँ पे आपने बात की डोमेस्टिक हालात की भी आपने जिक्र किया, देखिए बात सारी ये कि ये जो नुकसान हमारा हुआ है गैस का, क्योंकि गैस एक तरह से नेचुरल रिसोर्स, और नेचुरल रिसोर्स को कभी ना कभी उसको ख़त्म होना पड़ता है। ठीक है। हमने गुज़िश्ता सालों में, गुज़िश्ता हुकूमतों ने
चंद गलत फैसले लिए। 2008 की हम बात करते हैं, सीएनजी के बेतहाशा लाइसेंस बांटे गए स्टेशंस के, गई में सीएनजी स्टेशन जी, ट्रांसपोर्ट हमारी सीएनजी पे आ गई, हर चीज हमने गैस के ऊपर इन्हिसार करना शुरू कर दिया। होते होते अब वो गैस जो है वो नापैद हो गई हमारे पास। और फिर ये कि हर चीज इतनी उस पे गैस पे आप लोग ले आए कि यूजर्स बढ़ गए। और फिर अभी भी शॉर्टफॉल जो है गैस का वो 1000 MCFD हो चुका है, उसका शॉर्टफॉल है। और अभी भी 27 लाख के करीब कोई एप्लीकेशंस रहती हैं जो गैस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लोग। पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है तो उसके हिसाब से तो बहुत नुकसान में गए हम। ठीक है, हमें इस हवाले से बात करनी है कि आखिर इसका क्या हल निकलेगा, ये ऊंट किस करवट जाके बैठेगा। और हमारे पास तो फिर कुछ कुदरती तौर पे गैस मौजूद है। ऐसे ममालिक जहाँ पे गैस का नामो निशान नहीं है, वो लोग अपना सारा सिस्टम कैसे चलाते हैं, जरा इस बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए, रहिए न्यूज़ कैफे देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहता हूं मैं न्यूज़ कैफे में। न्यूज़ कैफे में आज हम बात कर रहे हैं गैस के बहरान के हवाले से, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उफ़क़ मुजाहिद बलोच साहिबा और नदीम मौलवी साहब, जिनसे गैस के बहरान के हवाले से बात हो रही है। नदीम साहब, आपसे बात कर रहा था मैं वक्फे से पहले। देखें, हमारे पास तो गैस के कुदरती ज़खायर मौजूद हैं, हम तो यही सुनते आए हैं कि हम बड़े रिच हैं, हमारे पास हर चीज़ है, कोयला है, गैस है, तेल है, पता नहीं क्या क्या है, कहाँ छुपा के रखा हुआ है ये भी नहीं पता भी। तो वो ममालिक जहाँ पे गैस का कोई नामो निशान नहीं है, वो कैसे गुजारा करते हैं? हमारे यहाँ तो गैस का बहरान आ गया, वो मतलब किस तरह अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं वो लोग, उनके घरों में खाने किस तरह पकते हैं? क्योंकि हमारे लिए तो बहुत इशू हो गया है, हमें तो समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। देखिए, एक होता है इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, इकोनॉमिक मॉडल्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इकोनॉमिस्ट किस चीज का नाम है। इकोनॉमिस्ट उस शख्स को कहते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू हिज रिसोर्सेज जो है वो चीजों को जनरेट करता है, सही, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिस्ट। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह जिद्दी पुश्ती इकोनॉमिस्ट ही काम करते हैं, नए इकोनॉमिस्ट ने तो आना ही नहीं है। वही पाशा होगा, वही डॉक्टर होगा, वही मतलब वही आपको मिलेंगे, और 70 साल से वही इकोनॉमिस्टों ने ये हाल पे पहुंचा दिया। अच्छा, क्योंकि नए इकोनॉमिस्ट को तो आप हुकूमत में ला ही नहीं सकते। ये तो वो ब्रांड है ना, हमको तो हर चीज ब्रांड चाहिए। पॉलिटिशियन ब्रांडेड चाहिए, इकोनॉमिस्ट ब्रांडर का था, $80 का था, तब भी ये बिजली बनाता था और वही हम बिल भर रहे थे, बल्कि आज हम डबल ट्रिपल भर रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, ब्लैकमेल, सनदें करते हैं ब्लैकमेल हुकूमत को। और हुकूमत के अंदर क्योंकि अफसोस के साथ ऐसे लोग नहीं बैठे हैं जो कि इनके जवाब दे सके, तो वो उनके ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं। अब अगर आप फर्ज करें कि इलेक्ट्रिक को बोले कि भाई बिजली और गैस का मसला चल रहा है, आप बिजली पे बनाएं, हम आपको गैस नहीं देंगे, तो के इलेक्ट्रिक कहेगा हम तो लोड शेडिंग शुरू कर देंगे। ये होती है ब्लैकमेलिंग। इसी तरह जब पीएसओ के इलेक्ट्रिक को एक जमाने में बोलता था हमारे वाजबात दो, तो वो कहता था कि जी अभी नहीं है, अगर आप प्रेशर करेंगे तो हम फिर ये ना, पीएसओ कहता था हम तेल नहीं देंगे, वो कहते थे हम बिजली नहीं बनाएंगे। ये जो माफिया है ना फहीम, तमाम इदारों में। अब जो नई हुकूमत आई है जिससे लोग आवाम तवक्को कर रहे हैं, इस माफिया को तोड़ देगी तो महंगाई खत्म हो जाएगी, ये बहरान खत्म हो जाएंगे। अब क्या है, आपका कहना है कि ये जो सनतों का जो इस वक्त मसला बना हुआ है कि वो सनतें जो दरामदी और बरामदी हैं, इनमें जो है वो गैस की बहाली और मुअत्तल होने के बारे में जो इन्होंने कवानीन वज़ा किए हैं, ये माफियाज हैं इसके पीछे, बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, प्लानिंग नहीं है, हर कोई चाह रहा है। आज मैं बताऊं, 70 साल हो गए, हर इंडस्ट्री कहती है, टेक्सटाइल कहते हैं आप हमें रिफंड देते हैं, हम दूध की नहरें बहा देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। जिसको देखे, सीमेंट इंडस्ट्री कहती है आप हमारे को हाथ ना रखिएगा वरना बेरोजगार हो जाएंगे, आप 500 550 की सीमेंट बेचे जो बेचे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो कहते हैं जी 40 लाख की गाड़ी अगर आपने हमें की, हम इंडस्ट्री बंद कर देंगे। ये सारी चीजें, ये माफिया ये तो है महंगाई कर रही है। अब इसको कंट्रोल करते वक्त जब जाती है हुकूमत तो परेशान होती है, जी मुआहदा किया हुआ है पहली हुकूमत, पिछली हुकूमत में, अब वो बेबस हो जाते हैं। अब ये वक्त आ गया है फहीम, देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ हो गया, के इलेक्ट्रिक के साथ हो गया, जितने भी बिजली बनाने वाले इनके मुआहदे सब खत्म हो गए। अब ने इस साल में नए मुआहदे होंगे, तो खुदारा हाथ जोड़ता हूं हुकूमतों को और अपोजिशन को कि भाई अब मुआहदे करो ना,
तो सोच समझ के करना, क्योंकि ये जो 20 साल हुकूमतें खत्म हो जाती हैं, अवाम भुगतते रहते हैं। और बात ये होती है, मैं आज आपको बता दूं कि ये ब्लैकमेल होके मुआहदे करते हैं, सही, वन साइडेड मुआहदे होते हैं। तो ब्लैकमेल ना हो, आप जो है ना अपना विजन बड़ा करें, और जो हमारे इकोनॉमिस्ट भाई है, जो हमारे इंपोर्टर हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, थोड़ा हुब्बुल वतनी की तरफ आए और अवाम का सोचे। मैं कहता हूं पाकिस्तान को अगर अच्छा करना है ना, एक काम कर लें, पेट्रियाटिज्म, हुब्बुल वतनी पैदा कर लें, तो ये मुल्क जो है ना चीन जापान से आगे निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। उफक साहिबा, आप अभी बात हो रही थी कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं सनतें, एक उसी के बीच में एक और भी नुक्ता निकला था कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हम गैस को सही तरह से तकसीम नहीं कर पा रहे, या वाकई बड़ी संजीदा सूरत हाल है कि जरूरत हमारी ज्यादा है और हमारे पास एक चीज नहीं है उतनी मकदार में? जरा इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, इस पे सबसे अच्छा पॉइंट जो नदीम भाई ने रेस किया वो ये कि इदारों की मोनोपोली हो गई, इकोनॉमिस्ट की मोनोपोली हो गई है। पहली बात, उस मोनोपोली ने हमें नुकसान पहुंचाया। उसके बाद जहाँ तक आपने कहा कि हम यूटिलाइज ठीक नहीं कर रहे, एलोकेशन ठीक नहीं कर रहे, तो उसका जो मेन रीज़न है वो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई पॉलिसी उसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए बनाई नहीं गई कि एक हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है, उसको हम ऑप्टिमल यूज में कैसे लाएंगे। अच्छा, उसके अलावा जो यूजेज की ही बात आ जाती है, हम बजाते खुद हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने पहले मेंशन किया, हम लोग उसको मिसयूज कर रहे होते हैं एक नेचुरल रिसोर्स को। और फिर उसके अलावा जो मैं मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको भी दे रही हूँ, लेकिन जो रीजंस मुझे समझ आते हैं वो, और उसका जो एक आखिरी रीजन ये है कि देखें जो इस चीज को कंट्रोल करें, जो अथॉरिटीज हैं, वो माफियाज हो गए या वो अपने स्टेक होल्डर्स हो गए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जरा पसे पुश्त रख के, मुहब्बुल वतनी का जो भाई ने जिक्र किया कि उसके तहत जो है उसको काम करने की फिर जरूरत होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, आप उफक मुझे ये बताइए कि क्या हमारे पास कोई बेहतर हल मौजूद है इन सारी सिचुएशन से निमटने का? मतलब इसी तरह ही चलता रहेगा ये सारा कुछ? क्या ये आज इतने बहरान की वजह से इतनी परेशानियां हैं, एक साल बाद और ज्यादा हो जाएगी? ये वैसे ही है, पहले 1 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, फिर 4 घंटे की होती थी, फिर 8 घंटे की होती थी, फिर 12 घंटे की होती थी, फिर लोग तरसते थे कि भी थोड़ी सी लाइट आ जाए और हम अपना फोन ही चार्ज कर लें। तो ये ऐसे चलता रहेगा क्या? नहीं, देखिए मुझे अच्छी उम्मीद है, क्योंकि एक वक्त था जब एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो अभी हमारी है उसकी जब हुकूमत हुआ करती थी, वो 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे अभी राइट ऑफ द वे एक टर्म है जो गैस के मामले में वो एक टर्म यूज होती है, उसको कनेक्शन के लिए उसकी मंजूरी ली जाती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, जो कि नहीं मिल रही थी फेडरल को। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, अली जैदी साहब आए, मिनिस्टर्स आए, उसके बाद अब जाके नवंबर में उसकी मंजूरी दी गई है, तो ये मामला अगले साल हल होगा। तो इस तरह के एलिमेंट्स भी इसमें मुलविस होते हैं। ठीक हो गया, एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वक्फे से वापस आए, मौलवी साहब से जरा इस हवाले से जानेंगे कि वो क्या ख्यालात रखते हैं। जिस तरह उफक साहिबा कह रही हैं कि अगले साल जो है वो चीजें बेहतर हो। अगला साल आ तो गया, अभी तो दूसरा तीसरा दिन ना उफक साहिबा, एक साल पूरा और इंतजार करना पड़ेगा हमें। इस बारे में बात करते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहता हूं मैं न्यूज़ कैफे में। न्यूज़ कैफे में हमारे साथ आज मौजूद हैं उफक मुजाहिद बलोच साहिबा और नदीम मौलवी साहब, और हम इन दोनों मेहमानों से बात कर रहे हैं गैस के बहरान के हवाले से। नदीम साहब, मुझे ये बताइए कि जिस तरह गर्मियों में लोड शेडिंग होती है बिजली की, क्योंकि गर्मियों में बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, एसी चल रहे होते हैं और भी पंखे चल रहे होते हैं। सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग हो जाती है क्योंकि गीजर चल रहे होते हैं, हीटर्स चल रहे होते हैं। तो आपका मतलब है कि ये मतलब जो इस वक्त सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, ये सिर्फ सर्दी की वजह से हुई हुई है या ये सर्दियों के बाद भी हमें इसका सामना करना पड़ेगा? नहीं, देखें, ये आपने बड़े सही कहा कि ये डिमांड एंड सप्लाई जो होता है सीजनल होता है। अच्छा, अब इसकी कोई नई बात तो नहीं है, ये पिछले 50 सालों में होता है। जो मैंने आपसे प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि प्लानिंग करें। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ऑयल जो है ना $27 पे भी गया। आपने कितने रिजर्व टैंक्स में अपना ऑयल खरीद के जमा किया?
आपको फायदा होता ना कि $27 से $50 पे चला गया, तो आज आपको फायदा होता। प्लानिंग नहीं है, रिजर्व्स नहीं बढ़ा रहे। LNG है गैस का, LNG सस्ता हुआ, आप LNG को आप स्टोर कर सकते हैं। LNG वो फॉर्म ऑफ गैस है कि आप उसको स्टोरेज करके इन केस ऑफ इमरजेंसी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर नहीं, हमारे यहाँ पॉलिटिकल मसले होते हैं। अब आप देखें जितने जलसे जुलूस जो हो रहे हैं, कभी कोई इकोनॉमिक के पॉलिसीज के ऊपर कोई बात कर रहा है, कोई इकोनॉमिक हल दे रहा है, वो एक हुकूमत कहती है दूसरे को गिराओ, दूसरा हुकूमत कहता है तीसरे को गिराओ। इसी तरह ये हमारी पाकिस्तान चल रहा है, तो कब तक? ठीक है, अभी वक्फे से पहले उफक ने ये कहा कि 1 साल तक चीजें बेहतर हो जाएंगी, तो ये इस बारे में क्या कहेंगे? क्या वाकई आपको लगता है कि 2022 में चीजें बिल्कुल सेट हो जाएंगी? 50 साल में भी नहीं होगी, क्योंकि भुट्टो साहब के दौर से लेके अभी तक हमने यही सुना, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है ना। भुट्टो जिंदा है, हम सब मर गए। उसकी वजह यह है, मैं आपको हकीकत बताऊं कि भुट्टो साहब बहुत एक्सीलेंट आदमी है, बेनजीर साहब एक्सीलेंट, ठीक है। पर मसला यह कि जो पॉलिसी मेकर जो पार्लियामेंट में बैठे हैं और जो हमारे जो मैंने कहा पेट्रियोटिज्म जो कारोबारी हो, ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जब खत्म हो जाएगा, हम पॉलिसीज पे काम करेंगे, हुब्बुल वतनी की बात करेंगे, तब हम कह सकेंगे कि हमारे अवाम को भी सोचना पड़ेगा कि जहां पे जैसे गर्मियों में जहां पे पंखा नहीं जरूरत है पंखा चल रहा है, हाँ। क्यों हम वेस्ट कर रहे हैं? गैस की क्या खुला रखा, भाई गीजर ऑन कर दो जब नहाने जाना है, बाकी बंद कर दो, नहीं 24 घंटे खुला। तो हमें हुब्बुल वतनी, आज आप जो कर रहे हैं ना, पाकिस्तान आर्मी दुनिया के अंदर मानी जाती है, क्यों? डिसिप्लिन्ड प्लानिंग। और जब यही आर्मी, आप दुश्मन जो है ना डरता किससे है? पॉलिटिशियन से नहीं डरता, हमसे नहीं डरता, वो आर्मी से डरता है। इसलिए उसके बारे में ऐसी अफवाहें फैलाता है ताकि आर्मी को कमजोर करे। आर्मी आज तक कमजोर ना हुई, ना पहले हुई थी, ना होगी। क्यों? यूनाइटेड है, प्लानिंग के साथ चलती है। मैं चाहता हूं कि हम अवाम भी और पॉलिटिशियंस भी हम यूनाइटेड होके काम करें। अच्छा, नदीम साहब ने ये कहा कि हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है हमें पैदा करना पड़ेगा। बहरान आते हैं और उनसे अगर आप एक मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो आप गुजार लेते हैं वक्त। तो उन्होंने इशारा दिया कि आर्मी के बारे में भी लोग इस तरह बोलते हैं, तो आप बताइए, आप क्या समझते हैं? क्या वाकई हुब्बुल वतनी के जरिए ही हम इन सारे मसाइल से निकल सकते हैं, या बेहतर मनसूबा बंदी जो है वो भी एक बहुत बेहतरीन रास्ता हो सकता है? देखिए, मनसूबा बंदी और जो हुकूमत का काम है और हमारी जिम्मेदारी है, साइड बाय साइड चलते हैं। अगर हुकूमत करी तो हुकूमत भी कहीं ऊपर से तो उतर के नहीं आती, वो भी हमारी तरह इंसान होती है। हुब्बुल वतनी की जहाँ तक बात है, तो हमें अपनी जिम्मेदारी यही लेनी पड़ेगी कि उसको आप रिसोर्स को अब्यूज़ ना करें, मिसयूज़ ना करें। कोई उसका जो एक पर्टिकुलर टाइम है जब हमें ज़रूरत हो तभी हम गीज़र यूज़ करें। अब देखें, सिंध जो है वो पूरे मुल्क को 70% अभी गैस फराहम कर रहे। अच्छा, अब पंजाब, KPK वगैरह में आप देख लें तो सर्दी वहाँ पे शिद्दत से होती है और वहाँ पे गैस हीटर्स, गीज़र्स, ये सब ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। ज़ाहिर है वो रसद और तलब वाला जो भाई ने भी जिक्र किया, ये वो वाला एलिमेंट भी आ जाता है। तो ऐसे वक्त में हमें चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए उस रिसोर्स को ऑप्टिमल तरीके से फिर हम लोग यूज करें। हम अगर आप ये देखें कि एक जगह है, फर्ज करें कि जो KPK है वहां पे गैस नहीं निकल रही है, सपोज, ठीक है, और वहां पे इस्तेमाल सबसे ज्यादा है क्योंकि इस वक्त बर्फबारी भी हुई है बहुत से इलाकों में, तो हम इसको जिद तो नहीं कर सकते कि हमारे इलाके से गैस निकली है, हमें चाहिए। जरूरत उनको है, हमारे बहन भाइयों को जरूरत है उस इस वक्त। और एक इसमें हमारा मोहल्ला, हमारा इलाका मैटर नहीं करता, हमारा मुल्क मैटर करता है ना इस वक्त। एक वक्फा आ गया जी, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और आज हम न्यूज़ कैफे में बात कर रहे हैं गैस के बहरान के हवाले से। उफक मुजाहिद बलोच साहिबा और नदीम मौलवी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, हमने बात की कि गैस का बहरान जो है वो पैदा हो चुका है, वो हमारी इंडस्ट्री के लिए भी इस वक्त ये सारी मुश्किल सूरत हाल बन चुकी है और अवाम के लिए भी ये कम परेशानी नहीं है कि वो कहते हैं कि हम बिल बाकायदगी से जमा करवाते हैं और हमारे पास गैस नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को और हुकूमत को कि मतलब किस तरह वो इस सारी चीज़ों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं?
देखिए, इससे पहले कि सख्तियां हो, लोड शेडिंग हो, ये सब चीज़ें हो, आवाम को चाहिए कि वो खुद बदल लें। बेशक वो कहते हैं कि जी हम बिल दे रहे हैं, आपको क्या, मगर ये नहीं आपने रवैया रखना, आपने ये रखना है मैं बचाऊंगा तो दूसरे पाकिस्तानी को गैस मिलेगा, दूसरे पाकिस्तानी को बिजली मिलेगा। और हुकूमत को चाहिए खुदारा ब्लैकमेलिंग में ना आए, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, प्लानिंग प्रॉपर्ली करें। हमारे इकोनॉमिस्ट को चाहिए कि जो इकोनॉमिस्ट के मीनिंग्स हैं कि यानी जो रिसोर्सेज है उसी रिसोर्सेज में इनकम जनरेट करें, मुल्क को आगे बढ़ाएं। और मुहब्बुल वतनी वो हमारे सियासतदानों को भी चाहिए और हमारे अवाम को भी चाहिए। प्लानिंग चाहिए। अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आप इसी के अंदर, इसी रिसोर्सेज के अंदर कामयाब हो जाएंगे। उफक साहिबा, आप क्या ख्यालात रखती हैं इस हवाले से? मैं जल्दी अपने जो सीधा पॉइंट्स हैं कि रिसर्च पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, एक्सप्लोरेशन पे आवाम को एजुकेट करने का बहुत ज़रूरत है यूजेज के मामले में। और एक और बात कि 128 अरब रुपए का फ़र्क आ रहा है लोकल और इंटरनेशनल जो हम लोग बरामदात कर रहे हैं, ये गैस की जो वो सारा मामले है, तो हमें चाहिए कि हम इंटरनेशनल को छोड़ के लोकली, क्योंकि जब इतना बड़ा फ़र्क आ रहा है पैसों का, वो रकम हमें फिर दूसरे कॉजेज में लगानी चाहिए। तो उसके बाद बस यही है कि हमें अपनी फिर प्रायोरिटीज भी सेट करनी होंगी इसको लेकर। बिल्कुल ठीक हो गया। तो हम एक अच्छी उम्मीद रखें कि आइंदा आने वाले दिनों में चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। गैस का बहरान जो है ये आर्जी है, ये मतलब अगर पॉलिसीज हम बनाने में कामयाब हो जाते हैं फिर उनको इम्प्लीमेंट करने में भी ठीक हो गया। थैंक यू सो मच नदीम साहब, थैंक यू सो मच उफक साहिबा, आप तशरीफ लाएं। आज हमने गैस के बहरान के हवाले से बात की। हम उम्मीद करते हैं, हम अच्छा गुमान करते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में ये बहरान खत्म हो जाएगा। हमारे जो इक़्तिदार में जो लोग